लोकतंत्र खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं छापा मार रहे, कर्नाटका में क्यों नहीं छापा मार रहे? लेकिन इसमें एक भी एक्यूज बीजेपी का नहीं है। वाई डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके ऊपर आरटीआई क्यों नहीं है? ये एक साजिश गवर्नमेंट है जो अपने डंडे के जोर पे एक इमरजेंसी है लेकिन अनडिक्लेयर्ड है। रणवीर सिंह बम इज अ नेशनल इशू। अंग्रेज लगान वसूल कर रहे हैं, तो ये वैसी सरकार आ गई है अंग्रेजों को एकदम नीति अपनाते हुए कि भाई खून चूस लो। चीज है, एजेंसीज ऐसे ही काम नहीं कर सकती कि किसी के भी घर जाओ और बिल्कुल सर, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। मेरा नाम यज्ञपति उपाध्याय है। उपाध्याय जी, जो ईडी का चल रहा है अभी पूरे देश में, जगह जगह नए नए लोग निकलते जा रहे हैं। अब आज देखिए संजय राउत आ गए, तो क्या लग रहा है कि जो सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है, ईडी अपने नजरिए से काम कर रही है? नहीं, पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि ईडी और सीबीआई दोनों केवल सत्ता के दुरुपयोग के लिए काम कर रही है, सत्ता की हितैषी बनी हुई है। आज आप देख लो, पिछले कई दिनों से ईडी की जांच हो रही है, जितने विपक्ष के नेता हैं सब पर ईडी की जांच इन्होंने बैठा दी। लेकिन पिछले कई सालों से जो ईडी के केसेस जितने बने हैं, आज तक मेरे ख्याल से किसी केस में भी कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। उपाध्याय जी, ये सिर्फ 8 सालों से ही दुरुपयोग चल रहा है या उससे पहले भी चल रहा था? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले आज देखिए ये तानाशाही है। कहीं सरकार गिरानी हो, कहीं आपको अपनी सरकार बनानी हो, तो आप ईडी और सीबीआई उनके विपक्षी दलों के लोगों के घर भेज देते हैं, उनके नेताओं को परेशान कर रहे हो आप। देश में होनी चाहिए सीबीआई और ईडी दोनों होनी चाहिए, लेकिन इन पे सरकार का जो आधिपत्य है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। आज तो सरकार अपने मतलब तानाशाही रवैये से। अच्छा, आपको तो काफी अनुभव है। 2014 से पहले अगर सरकार गिराना चाहती थी कांग्रेस सरकार किसी राज्य की, तो ईडी सीबीआई के बजाय क्या तरीके इस्तेमाल? एक उदाहरण आप हमें दे दीजिए कि किसी भी सरकार को गिराया गया हो। एक भी उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको पिछले 70 सालों में कि सरकार गिराने के लिए ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। मैं तो लेकिन ये आज पूछ रहा तो ये हूं आम हो गया। उस समय भी आज तो सरकारें, अगर आप सरकार के समर्थक नहीं है तो आपके यहाँ ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, आपको नाहक परेशान किया जाएगा। कि पहले ये दिया जाता 2014 से पहले सरकारें गिराने के लिए केंद्र सरकार क्या करती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था उस टाइम सीटों के आधार पर ही सरकार करती थी। अगर एमएलए विधायक जो इधर से उधर चले जाएंगे तो सरकार करेगी, ऐसे सरकार नहीं गिरा करती थी। तब में और अब में यही फर्क है। लेकिन आज अगर ये निष्पक्ष जांच करती है ईडी या सीबीआई, तो ऐसा ही होना चाहिए, ना कि किसी सरकार के अधीन में रखे जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सारे मामले आप लोगों को लगता है कि सरकार के इशारे पे हो रहे हैं, कहीं को जेन्युइन भी है? अब देखिए, ये तो जब जांच खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और जब किसी को सजा मिलेगी, कन्विक्ट होगा, तब पता चलेगा कि कौन सी जांच में किसने किसका साथ दिया है। आज तो यही लग रहा है कि केवल सरकार गिराने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, और खासकर विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए नाहक देश में तो पार्थ चैटर्जी के यहाँ भी ईडी ने पैसे रखवा दिए, अब मोदी जी ने, या जो भी आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो अकूत संपदा मिली है, इसलिए मैंने पूछा कि सारे नहीं तो एक दिन में अकूत संपदा इकट्ठी हो गई। हाँ, तो ये पहले से हो रही है, तो ये सरकार को क्या ध्यान नहीं है? आज अगर हम जैसे आम नागरिक अगर 1 लाख रुपए भी कहीं गलत करता है तो लोग उस पर इंक्वायरी बैठा देते हैं, चाहे बैंक में फ्रॉड करो या कहीं भी आप जाओ। हम अगर कोई, आप ये देखो कि साहब विजय माल्या, नीरव मोदी सब लेके भाग गए देश का पैसा, उन पे न ईडी बैठी, न सीबीआई बैठी, न कोई जांच हुई, न सरकार को पता ही नहीं चला, सरकार के ही लोगों ने भगा दिया उनको। फिर वहाँ पे कौन ढूंढ निकले? सरकार नहीं ढूंढ पा रही नीरव मोदी को, ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन आज दुर्भावनावश, क्योंकि तानाशाही है देश में, लोकतंत्र खत्म हो गया है। जिसको चाहो उसको दबा लो। अगर सरकार को लगता है कि ये आदमी हमारे खिलाफ चल रहा है, या अब आप देख लीजिए संजय राउत के साथ जो भी हुआ है, ये बॉम्बे में इनका अभी भी सीटों का जो मतलब गठजोड़ होने के बाद भी खींचतान चली हुई है, तो उसको दबाने के लिए इन्होंने ये ईडी बैठाई है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश, मैं महेश वोरा बोल रहा हूँ। तो महेश जी, तो जितने काम ईडी और सीबीआई कर रही है, सारे 2 नंबर में ही हो रहे हैं, 1 नंबर में भी कुछ कर रही है जेन्युइन? ईमानदारी से अगर काम होगा तो सामने आएगा। और सिर्फ हाँ जी, राजस्थान में छापा, बंगाल में छापा, झारखंड में छापा, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं छापा मार रहे, कर्नाटका में क्यों नहीं छापा मार रहे, ये शिंदे जी के यहाँ क्यों नहीं छापा मार रहे? में तो मारा था। यूपी में कहाँ छापा मारा? क्यों, वो जैन क्या मारा नहीं? वो तो उनका बीजेपी का ही आदमी निकले ना, उसके बाद दब गया मामला।
गुजरात में इतना कोकीन मिला, इतना चरस मिला, करीब करीब 35,000 करोड़ का, वहाँ छापा नहीं मारा। और वहाँ पे जो बिहार के एक मर गए वो कलाकार, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उनके यहाँ 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम पे छापे पड़ रहे हैं। गुजरात में नहीं दिखता कि वहाँ 35,000 करोड़ का वहाँ पे कोकीन और शराब, अभी शराब के 50 आदमी मर गए, उनके यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा? सब मिली भगत है ना, ये ईडी हो या सीबीआई हो या कोई भी हो। तो आप लोग आम जनता, आप लोग ये चाहते हो कि छापा पड़े तो सब पे सबके पड़े। यहाँ पड़े, सबके यहाँ पड़े, जहाँ भी ब्लैक मनी है सबके यहाँ निकले, सारे बीजेपी के सारे धुल गए। अच्छा, उससे आप लोगों को थोड़ी तसल्ली है, वो पार्थ चैटर्जी और वो हाँ, अगर उसने गलत काम किया है, उसने गलत काम किया है तो जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे टीएमसी हो चाहे कोई हो, हम तो ये कहते हैं। देखिए, निष्पक्ष जांच की तो हर आदमी, हर भारतीय तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, लेकिन जानबूझकर आपने देखा 4-5 साल पहले खबर आई थी, कोई नीलेश शाह थे, 250-300 करोड़ रुपया उनका पकड़ा गया, और वो आज तक के या किसी टीवी चैनल में डायरेक्ट आए कि ये पैसा किसका है, लेकिन अगले दिन से पता ही नहीं, वो न्यूज ही खत्म हो गई। मतलब आज पता नहीं है कहाँ पे आज तक ये पता नहीं चला कि वो पैसा किसका था, किस ईडी ने छापा मारा, किस सीबीआई ने छापा मारा, पैसा बरामद कहाँ हुआ, गया कहाँ। देखिए, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड छापे पड़ रहे हैं, और ये सिर्फ जो मोदी सरकार है, ये पॉलिटिकली प्रेशर बनाकर लोगों को अपनी तरफ, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उन्हें दबाने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पिछले 8 से साल पैसे भी के तो मिल मैं रहे बता पिछले 8 साल में अगर आप 2014 से लेकर 2015 में देखेंगे तो पीएमएल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो पीएमएल के छापे थे 2014 और 15 में, वो थे 178 इस वक्त, और 2021 और 22 में हैं, ये हैं राउंड अबाउट 1200, और फेमा में थे राउंड अबाउट 1000, और ये 2021 और 22 में है राउंड अबाउट 5500। नियर अबाउट नहीं, 5 गुना जो रेट्स बढ़ी हैं। टोटल पिछले 7 साल में जो मोदी सरकार है, 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज हुई है ईडी डिपार्टमेंट के थ्रू, और जो शो काउज नोटिस में 8100 करोड़ रुपया जब्त हुआ है, और पीएमएलए के एक्ट में 7100 करोड़ रुपए एक्ट हुए। ये सारा का सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुआ है, लेकिन इसमें एक भी एक्यूज बीजेपी का नहीं है। वाई? मतलब बीजेपी में जो नेता आ जाते हैं उन्हें शो कॉज नोटिस क्यों नहीं मिलता है? जो बाहर रह जाते हैं, जो ओपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं को क्यों मिलता है? आज तक इन चीज़ों के ऊपर कोई सुनवाई क्यों नहीं होती? डीमनीटाइजेशन हुआ था, उसके ऊपर आरटीआई क्यों नहीं है? वाई? ये ब्लैक मनी तो पूरी ख़त्म हो गई थी, फिर ये इतना पैसा सीज कहाँ से हो रहा है? अगर ये द्वारा जनरेट कहाँ से हो रहा है? और ये 15,000 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आया, उसके ऊपर आरटीआई क्यों नहीं है? इन सवालों के जवाब क्या इस सरकार के पास है? इसके ऊपर आरटीआई का प्रावधान क्यों हटाया गया? क्या प्राइम मिनिस्टर इस देश के सिटीजन दायरे से बाहर हो गए क्योंकि वो वीवीआईपी से चले गए हैं? ये एक डिक्टेटरशिप ही है और कुछ नहीं, प्रजातंत्र खत्म होती जा रही है। ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है जो अपने डंडे के जोर पे, एक इमरजेंसी है लेकिन अनडिक्लेयर्ड है, जो सरकार के खिलाफ जाता है, ये सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगा देते हैं और उन्हें दबाया जाता है। प्रजातंत्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है जो उस तरीके से देश को चला रही है। रणवीर सिंह बम्स इज अ नेशनल इशू, और ये शराबबंदी जो एक ड्राई स्टेट में 55 मौतें हुई हैं, वो एक नेशनल इशू नहीं है। आज अगर आप प्राइम मिनिस्टर, अगर मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर मैं ट्विटर में मोदी के अगेंस्ट लिखता हूं तो मेरा अकाउंट सीज कर दिया जाता है, मेरे अगेंस्ट रेड आ जाती है कि आप मोदी के अगेंस्ट नहीं लिख सकते। क्या इससे पहले 2014 से पहले किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं लिखा जाता था? तो लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, क्या डॉलर आ गया 40 रुपए में, पेट्रोल आ गया 40 रुपए में, क्या इसके ऊपर नेशनल इश्यूज के ऊपर, इस चीज के ऊपर डिस्कशन होती है? अगर सबसे जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जिसके ऊपर मोदी सरकार फेल हुई है, वो ये है कि इन्होंने डीमनीटाइजेशन कर जो 60 दिन, जिससे इकोनॉमी का इतना सेट बैक पहुंचा है, जो आज तक हम उससे ऊपर नहीं पहुंचे। जीएसटी जो आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी है, जो हिंदुस्तान में है, जहां पर डायमंड के ऊपर 1.5% का टैक्स लगता है और एक सैनिटरी नैपकिन के ऊपर 18% का टैक्स लगता है।
आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एक गेहूं, चावल, इनके ऊपर, अनाज के ऊपर 5% का जीएसटी लगता है। और डायमंड मतलब डायमंड इज अ नेसेसिटी आइटम, नॉट द मोस्ट लग्जरियस आइटम इन द वर्ल्ड। और जो दाल, चावल, दही, ये एक लग्जरियस आइटम है, इसलिए इनके ऊपर 5% टैक्स लग रहा है। देखिए कितनी ज्यादा, कितनी सूझबूझ के साथ जीएसटी का डाटा तैयार किया गया। सरदार साहब ने बड़ा जबरदस्त सटायर मारा है कि 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया और कहा 400 में सब। स्मृति ईरानी जी प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेज रही थी, वो भी यही देश था, वो भी डेमोक्रेसी थी, और उन्होंने हंसते हुए ली भी। और ये इनको कुछ बोलो तो ये बंद कर देते हैं। सर मेरी राय ये है कि जो ये टैक्स लगाया गया जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स जो ये कहते हैं ना पार्लियामेंट में भी, तो ये उस तरीके का है क्योंकि खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगाने का मतलब ही नहीं है कि भाई आपने दूध, दही, आटा, चीनी, ये तो वही बात हो गई जो लगान पिक्चर में हम देखा करते थे कि भाई अंग्रेज लगान वसूल कर रहे हैं। तो ये वैसी सरकार आ गई है अंग्रेजों को एकदम नीति अपनाते हुए कि भाई खून चूस लो। चीज है, जिन लोगों पर छापे पड़ रहे हैं ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के, तो आपको लगता है कि वो जेन्युइन उन लोगों ने करप्शन करके धन इकट्ठा किया तब छापे पड़ रहे हैं, या सरकार राजनीतिक बदले की भावना से छापे मार रही है? कुछ तो एविडेंस होगा तभी मतलब रेड पड़ सकती है, नहीं तो कोर्ट में एम्बेरस हो सकती है एजेंसी। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही हो सकता है ऐसे। लेकिन वी हैव स्ट्रॉन्ग जुडिशरी और एजेंसीज ऐसे ही मतलब नहीं कर सकती कोई भी काम। कुछ तो एविडेंस तो ठीक, आप सही मुद्दा उठा रहे हैं कि एविडेंस होगा, लेकिन इतने सारे मामले ईडी ने दर्ज किए, सिर्फ 23 लोगों को ही अब तक कन्विक्ट करा पाई है। तो हमारे जुडिशरी पे बहुत बर्डन है, शायद टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट अगर इफ़ दे आर इनोसेंट तो वो छूट जाएंगे मतलब। और ये इतने पैसे वैसे जो मिल रहे हैं, मुखर्जी के यहाँ मिले, चटर्जी के यहाँ मिले, और कहीं कहीं मतलब इतने जितना अपन सोच नहीं सकते हैं। बाथरूम तक में सोने की ईंटें मिल रही हैं। यही तो इसी को स्मोकिंग एविडेंस बोलते हैं ना, कि मतलब इतने पैसे मिल रहे तो कुछ तो है। तो हो सकता है अगर वो इनोसेंट है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और जस्टिस मांग सकते हैं, बट एजेंसीज ऐसे ही काम नहीं कर सकती कि किसी के भी घर जाओ और लेकिन एजेंसीज का जो रिकॉर्ड है ना, वो बहुत ही ऐसा ड्यूबियस रिकॉर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये तोता है, पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है सरकार ने। अभी वो कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये अभी जो रेड्स हो रही है ये अलग है। मतलब इसका कुछ डायरेक्ट लिंकेज नहीं दिखता, मतलब वो अलग कॉन्टेक्स्ट था जो पिंजरे वाला, तोता वाला था वो। कुछ भी ये जो ईडी के छापे, सीबीआई के, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं देश में, तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या जेन्युइन मामले हैं जिसमें सीबीआई को गंद लग रही है ईडी को और वहां पहुंच रहे हैं? ये सर कुछ जेन्युइन भी है। पूरा नाम आपका? मेरा राजेंद्र कुमार भाटिया। राजेंद्र जी सर है तो जेन्युइन ही। बाकी लोगों का सवाल ये है, आम जनता का, कि अगर जेन्युइन है तो सब जगह क्यों नहीं है? वो सेलेक्टिव स्टेट्स में सेलेक्टिव लोगों पे ही क्यों है? बिल्कुल सर, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। बस हवा निकल गई। तो आप लोगों को लगता है कि सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके और अपने विरोधियों को ही? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक पुरानी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। तो हर बार वो अपने ही लोगों को दे देता, वो तो बात में रख देता है। ऐसी बात नहीं है। अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को दे, ऐसी बात है। अपने लोगों को ही बचा रहे हैं। जो लोग जिनके खिलाफ जांच शुरू हुई, वो लोग अगर पार्टी बदल के और इनकी पार्टी में आ गए, इनके पाले में आ गए, तो वो लोग वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए, बाकी लोग गंदे रह गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी तो इन्होंने ईडी की जांच शुरू की थी, एकनाथ शिंदे को कोई नहीं पूछ रहा। और बाकी जो लोग पश्चिम बंगाल में आप देखो जो बीजेपी में आए वो रह गए, जैसे ही वो पार्टी छोड़ के गए फिर जांच शुरू हो गई। सॉरी इसके खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर